my dear student. Welcome to the 16th lecture from CBSE Class 12 Chemistry, Solid State. This lecture is brought to you by Reaction Tube by Shangmitra Chakravarti. So let's start with the today's topic. आज के टॉपिक में हम पहले क्विक रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. बट बिफोर दैट जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे. और प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है तो आई बटन को क्लिक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा. इवन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे. इट इज माय अल्टीमेट सजेशन, जरूर से प्रीवियस लेक्चर को विजिट करके आइए बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो क्विक रिव्यू में पहले हम समझ लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, that is electrical property of the solids. Electrical property मतलब है solids में conductivity किस रेंज तक पॉसिबल है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितने इजीली अलाउ करता है. On that basis solids are classified as conductors, insulators and semiconductors. Conductor में conductance maximum होते हैं, that means ease of conductivity or the flow of electron maximum है. ये भी फर्दर क्लासिफाइड है एज मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर उन्हें कहेंगे जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं जो कि कंडक्टिविटी करते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जिसमें फ्री आयंस कंडक्टिविटी शो करते हैं. वेयरएज इंसुलेटर ये कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं या फिर मैं कहूँ लीस्ट शो करते हैं. एंड द लास्ट इज सेमीकंडक्टर जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है. सो इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप. सो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स, इन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी कौन सा, इंट्रिंसिक. इन मतलब क्या है, इनसाइड, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर का खुद की प्रॉपर्टी के वजह से जो कंडक्टिविटी शो करता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इस पिक्चर को देखिए, ये एक सिलिकॉन का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं वो है 4, 1 2 3 4. और यही 4 क्या करते हैं, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड. देखिए ये सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स. इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड में आइदर बाय सम रीजन और हीट, हमने अभी अभी पढ़ा डिफेक्ट सॉलिड में तब रेज करता है जब हीट आती है. उस वजह से जब ये बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इस कोवैलेंट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है कंडक्शन के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करता है. तो जितना हम टेम्परेचर को रेज करेंगे उतने ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते जाएंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते जाएंगे. यही चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी. उसमें भी यही दिखाया गया था कि वैलेंस बैंड के एनर्जी, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिले तो वो कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं. क्योंकि ये विद इन अ सेमीकंडक्टर हो रहा है और खुद की प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो इससे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So the energy gap between the valence band and the conduction band over here is very less, but few electrons only can move. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. देन ऑल्सो इसकी जंपिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इससे ज्यादा वो नहीं कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं. तो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन है, सिलिकॉन है और एक है जर्मेनियम. ये दोनों सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं. केमिकली जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टिविटी में पुअर होते हैं,
because only few of the electron from the covalent bond can move out and show conductivity. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं तो भी इनके सारे बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, फ्यू ऑफ द बॉन्ड टूटते हैं और उससे वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डोपिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डोपिंग क्या चीज है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम डोपिंग का डेफिनेशन देखेंगे। डोपिंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कोई भी सुइटेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग करने से क्या होता है? हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसमें हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं इंप्योरिटी के फॉर्म में टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर मेरे दो टाइप के फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि अगर हमने सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को डोप किया ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। और मेरे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। तो 4 इनके होते हैं और इनके 5 होते हैं। तो बॉन्डिंग अगर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना भी लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आउट रहता है, तो वो क्या करता है? कंडक्टिविटी को शो करता है। सो इससे क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वही अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, वहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप किया जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरोन और एल्युमिनियम। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के है 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम पड़ जाता है, वो बन जाता है होल। और होल होता है पॉजिटिव इन नेचर, जो मूव तो नहीं करता है बट कंडक्टिविटी में शो पार्टिसिपेट करता है। तो उसको हम अभी आगे देखेंगे कैसे। तो ये है हमारा, देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल, जिसमें हमने क्या किया है? सिलिकॉन के अंदर डोपिंग की है एज ए इंप्योरिटी एल्युमिनियम के साथ। सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4। और एल्युमिनियम के कितने हैं? 1 2 3। अब देखिए एक लेफ्ट आउट हो गया, ये वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो ये क्या बन गया? होल बन गया। यहाँ पे वैलेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया और ये बन गया मेरा होल। और इसी की वजह से हमारा कंडक्टिविटी होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। दूसरा एग्जांपल है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैंने सिलिकॉन को डोप किया फॉस्फोरस के साथ एज ए इंप्योरिटी, अब देखिए सिलिकॉन के तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? वैलेंस शेल में 4 ही है, और मेरे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 5, क्योंकि ये ग्रुप 15 में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। इस तरीके से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में हमने कौन सा इंप्योरिटी यूज किया है। अब उसी के बेसिस पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज का यूज करके। ट्राइवैलेंट लाइक एल्युमिनियम, बोरोन, जिससे कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए और एक मेरा कोवैलेंट बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाए और होल क्रिएट हो जाए। और एन टाइप में पेंटावैलेंट लाइक फॉस्फोरस, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स्ट्रा हो जाए। यहाँ पे इंप्योरिटी को कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, और यहाँ पे इंप्योरिटी को कहते हैं डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। होल्स एक्ट एज ए मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। होल्स मूव नहीं करते बट उनके थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स हॉप करके आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मेरे मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स होंगे। कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू होल्स और विच आर पॉजिटिव नेचर, जो अभी मैंने बताया।
इवन इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में वो कैसे हैं, नेगेटिव। अब इनके एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपी टाइप में इम्प्योरिटी के लिए हम किनका यूज करते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। और एन टाइप में हम यूज करते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये सारे मेरे कैसे हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। तो ये हो गए मेरी कंप्लीट आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती कहां से है सॉलिड में, फ्रॉम वेयर इट कम्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में होती है उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देते हैं, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है सॉलिड को, उसके पीछे दो रीजन होता है। पहला रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ का मोशन, यानी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। लुक एट दिस एनिमेशन, ये रहा मेरा न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्या उसके चारों तरफ घूम रहा है। सो दिस इज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एक रीजन है जो सॉलिड्स को उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता है। दूसरा रीजन है मेरा स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसे कि ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जब अपने ही एक्सिस पे घूमता है, ओके, उससे भी हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पाउलिस एक्सक्लूजन लॉ आपने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जहां पे क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में ही एक ऑर्बिटल में भरा जाता है ताकि उनके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट किया जाए। तो वही चीज हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज व्हेन इट इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मैग्नेटिक मोमेंट एंड द सिंबल इज म्यू। इसका एक फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 और इसका यूनिट है bm। अब ये दोनों क्या होते हैं, लेट्स चेक आउट। n bm इज बोहर मैग्नेटॉन्स, यूनिट इज bm जिसको पूरा कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन्स, एंड n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे आपको मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने में बहुत काम आएगा जब केमिस्ट्री में आगे के चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, वहां पे इसको हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स के साथ भी करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड्स का। पहला है हमारा डायामैग्नेटिक एंड दूसरा है पैरामैग्नेटिक। ये दोनों हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। इफ यू रिमेंबर क्लास 11 में हमने पढ़ा था डाया एंड पैरामैग्नेटिक, और इसमें हमने एक कंट्रोवर्शियल पढ़ा था O2। O2 इज पैरामैग्नेटिक, बट इसका पैरामैग्नेटिक नेचर हमने एक्सप्लेन किया था MOT थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको देखेंगे फिर से। और जो तीन नए क्लासिफिकेशन है वो है ये, पहला है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड तीसरा है फेरीमैग्नेटिक। तो पहले हम डाया और पैरा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक बाउल में हमने एक मटेरियल रखा है जो कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट करने लगता है, ये क्या करता है, रिपेल करके दूर भाग जाता है। सो डायामैग्नेटिज्म दिखाने वाले जो मटेरियल होता है, उनको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, दे विल मूव आउट फ्रॉम द एरिया where the magnetic field lines are dense or where the strength of magnetic field is high। तो इसी को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। तो all the electrons are paired, यानी कि डायामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट स्पिन वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनका पेयर अप हो चुका है,
तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है। इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं और वहां से दूर जाना पसंद करते हैं। तो there are no unpaired electrons in this type of material. तो ये क्या करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। और इनके एग्जाम्पल, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई, नीट एंड आईआईटी, जहां पे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी दे दिया जाता है, आपको क्लासिफाई करना होता है कौन कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो NaCl, TiO2, V2O5, these three are the pure example for diamagnetic materials. नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म के जस्ट उल्टा होगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। जैसे ये वाला देखिए, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, ये वाला पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचा चला आया। तो ये क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि इनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हुआ है और ये अट्रैक्टेड फील कर रहे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात है, ये अट्रैक्टेड होते हैं, बट हाँ, डायामैग्नेटिज्म जो होते हैं वो वीकली रिपेल करते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म वाले जो मटेरियल होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अट्रैक्टेड बट वीकली, नॉट स्ट्रांगली। अब ये कितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ये जो एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड करता है कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट और ज्यादा इंक्रीज होंगे। इनके एग्जांपल्स हैं O2, Cu2+, Fe3+ एंड TiO, जबकि O2 को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करना पड़ता है। फिर भी बाय नेचर O2 इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब दूसरा चीज देखिए, इसी में आता है फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा थर्ड और नया क्लासिफिकेशन है इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। डाया हमने देख लिया, पैरा हमने समझ लिया। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म वो दिखाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं, इनको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, सो वी कैन मेक देम परमानेंट मैग्नेट। थर्ड पॉइंट है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड होने से इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट नहीं हो पाता है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं आयरन का, जिसका हम लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 3d6 एंड 4s2, ठीक है। अब इसका देखिए किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है, 3d5 एंड 4s2, वन करेक्शन। तो ये किस तरीके से देखिए है यहाँ पे 6, बट कैसे पेयरिंग होगी, पहले इनको सिंगली पेयर करेंगे, फिर एक को डबल पेयर करेंगे। एज पर दी पाउली's एक्सक्लूजन रो, वो क्या कहता है, पहले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल कीजिए, फिर डबल। तो ये जो 6 है, तो पहले सिंगल फिल होने के बाद एक को भरेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसी को हम इस चीज से समझते हैं, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, इनमें जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में अलाइन हो जाते हैं और छोटे छोटे डोमेन्स बनाते हैं। छोटे छोटे डोमेन्स, किस तरीके से, ये जो डोमेन्स पूरे एलिमेंट में अपने आप को फैला के रखते हैं। अब जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो डोमेन्स का डायपोल मूवमेंट, जो अभी देखिए रैंडमली ओरिएंटेड है, एनी डायरेक्शन, रैंडम ओरिएंटेशन है, ये अपने आप को अलाइन कर लेगा जस्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, जैसे ही लगाया सारे डोमेन्स में जितने भी मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सारे खुद ब खुद एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गए। और जैसे ही अलाइन हो गए ये कैसे बिहेव करने लगेंगे, लाइक अ मैग्नेट। तो ये होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कि इन्हें हम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं ड्यू टू application of the electric field and due to the presence of large number of unpaired electrons. So when the substance are placed in a magnetic field, ये domains अपने आप को align कर लेते हैं और जैसे इनको remove कर लेते हैं तब भी इनकी magnetism बनी रहती है, ये permanently magnetized हो जाते हैं। यहाँ पे domains एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं, strongly attract करते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, वीकली अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट का भी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, n स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर डाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्पल, क्रोमियम ऑक्साइड, Fe एंड निकल। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म। दिस इज वेरी इजी। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा। यानी कि जैसे ही हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, जो डोमेन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट खुद को अलाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, व्हाइट्स और ग्रीन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं डोमेन्स को, तो वो एक दूसरे के अपोजिट खुद को अलाइन कर लेंगे। तो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। यानी ये बहुत ही स्ट्रांगली रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, कंप्लीटली जीरो। और ये डोमेन्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब आते हैं एग्जाम्पल। अगेन द एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इज MnO, MnO2, Fe2O3 एंड Mn2O। ये सारे आपके एंटीफेरोमैग्नेटिज्म के क्या है, एग्जाम्पल। एंड द लास्ट इज फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म कम्स somewhere in between ferromagnetism and antiferromagnetism. फेरोमैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा, वहां पे डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम था, डोमेन्स को अट्रैक्ट स्ट्रांगली कर रहा था। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या देखा था, कंप्लीटली उल्टा, जहां पे डोमेन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे जब भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। यानी एक में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट था, एक में जीरो था। फेरीमैग्नेटिज्म में आपको बीच में मिलेगा, न तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के जैसा जीरो दिखाएगा, ये ना तो फेरोमैग्नेटिज्म के जैसा मैक्सिमम दिखाएगा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन बिटवीन एंटी एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बीच में होगा। जैसे कि ये वाले देखिए, डोमेन्स को जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देखिए कुछ इसमें से क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट फ्यू विल नॉट अलाइन, they will align themselves opposite to the applied magnetic field. इससे इनका क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड जो होता है उससे ये कम हो जाएगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही एग्जाम्पल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज Fe3O4। तो ये रहा हमारा पूरा सॉलिड स्टेट, खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में बचे हुए जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको पूरा डिस्कस करवा दूंगी। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, और आई बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस आपको देखने को मिल जाए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस भी है और प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स भी है। If you want to contact me, if you have any doubt, you can definitely mail me. Thank you for watching Reaction Tube by Shongumitra Chakravarti.